हेलो डियर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपने एक सीएमए फाइनल स्टूडेंट से मिलवाना चाह रहा हूँ। इनका नाम है मनीष कुमार, राइट? यस सर, मनीष कुमार मिश्रा। मनीष कुमार मिश्रा। ये बेगूसराय से हैं। बिहार में एक बहुत जाना माना शहर है बेगूसराय। और आज कलकत्ता आए हैं, एग्ज़ाम दिए कलकत्ता में ही सीएमए फाइनल का। और इसके बाद एसजीसी इंस्टीट्यूट मिलने आए हैं। आपका भी ऐसे ही इंतज़ार है। थैंक यू मनीष फॉर कमिंग। थैंक यू सर। और एक और चीज़ बता दें, तो आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए, मिठाई लेकर आए हमारे लिए। तो आप भी याद रखिएगा जब भी आप आए मिठाई के लिए वापस से थैंक यू। थैंक यू सर। वो मेरे घर पे कहा जाता है कि ऐसे भी कि गुरु के पास, अरे माँ बाप के पास और दोस्त के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मनीष आया है, मनीष के कुछ सवाल भी थे तो वो मेरे से अलग से पूछ रहा था। तो वो सवाल का जवाब मैं सोचा मनीष चलो अपने ऐसा करते हैं वीडियो में ही जवाब देते हैं, जिससे कि आपका जैसा सवाल अगर और भी बहुत सारे बच्चों का हो तो वो दूर हो जाए, राइट? तो यस मनीष सर। आप पूछो, क्या आप पूछना चाह रहे थे? सर बेसिकली अभी सीएमए फाइनल का तैयारी कर रहे हैं और फिर मैंने सोचा कि अभी 1.5 साल का आर्टिकलशिप बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करना है। तो आर्टिकलशिप कैसे करें, कहाँ पे करें, ये समस्या आ रही है कि किस फील्ड में करें और क्या क्या सीखना चाहिए, क्या बेसिकली मुझे अपग्रेड करना चाहिए खुद में। क्योंकि बहुत सारे एरिया हो सकते हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली क्या करना है यस, आगे। वेरी नाइस। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? यस सर। और मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है मिसिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरा जानकारी कहीं भी नहीं है। तो आप जैसे एग्जांपल के लिए मेरे से पूछेंगे तो मेरा जो व्यू पॉइंट है आपको एक अलग लगेगा। किसी और से पूछेंगे कोई और कुछ बोलेगा, परसों कुछ और कुछ बोल देगा, कोई ग्रुप में कुछ और कोई बोल रहा होगा, कोई और वीडियो खोजोगे उसमें कोई और बोलेगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि सिंस हमारे पास इतने साल का अनुभव है और मैं इतने सारे बच्चों को देख रहा हूँ, आगे भी जो पास कर जाते हैं मेरे, उनसे भी बहुत टच है। तो उन सबको इकट्ठा करके मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि ये प्योरली खुद का डिसीजन होना चाहिए कि मेरे को कहाँ आर्टिकलशिप करना है। ओके। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, एक तो जहाँ मिल रहा होता है वहीं कर लेते हैं, और दूसरा होता है कि वो किसी को भी बस पूछते हैं, कहीं कोई और कुछ बताता है, जो बताता है वही कर लेते हैं। तो खुद का डिसीजन नहीं होने से क्या होता है, वहाँ आर्टिकलशिप में ना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होता है। आप थोड़े थोड़े देर में ना लगता है कि मैं फंस गया यहाँ पे आके, और आपको लगता है कि अब मैं दूसरा जगह शिफ्ट कर लूँ क्या, परेशान हो जाते हो आप। ओके। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ये लोग 2 महीना करते हैं, 3 महीना करते हैं, फिर बोलते हैं यार हो नहीं रहा है सर, ट्रांसफ़र ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ फिर कर लूँगा। जिनका एक ग्रुप बाकी होता है वो लोग ऐसे सोचते हैं, और जिनका एक ग्रुप किया हुआ है उन फिर वो परेशान रहते हैं कि करे क्या, फिर कुछ नहीं मिला तो जहाँ मिले वहीं बस ज़बरदस्ती अपने आप को चला रहे हैं, और अपनी गुडविल भी वहाँ ख़राब कर रहे हैं और कुछ लर्निंग भी नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपना पसंद खोजना है, जिससे कि आपका लगाव वहाँ पे बना रहे, ओके। है ना? दूसरा पॉइंट क्या है कि आप पसंद क्या है कैसे खोजें, तो उसके लिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, 3 लेयर में सोचना है। लेयर 1 है कि आपको काम किस फील्ड में करना है। फील्ड मतलब क्या हुआ, एक होता है ऑडिट फील्ड। ऑडिट फील्ड जब जाते हो आप तो उसमें टैक्स ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, बैंक ऑडिट, इस तरह के ऑडिट रिलेटेड वर्क मिलेंगे। कुछ कुछ जगह स्कूल ऑडिट, कुछ कुछ जगह ट्रस्ट का ऑडिट, कुछ कुछ जगह स्टैट ऑडिट। तो एक ऑडिट रिलेटेड फील्ड होता है। दूसरा फील्ड होता है अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड। अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड हो गया कि आपको टैली एंट्री करना होगा, फिर उसका सारा अकाउंटिंग में जो रिटर्न्स लगता है, ईएसआई का रिटर्न, पीएफ का रिटर्न, जीएसटी का रिटर्न, फिर टीडीएस का रिटर्न, फिर एडवांस टैक्स भरना, फिर आपको ज़रूरत पड़ने पर अपना अकाउंट्स को फाइनलाइज करना, स्क्रूटनाइज करना,
उसका ड्राफ्टिंग करना पीएल बैलेंस शीट का, और टाइमली मंथली रिपोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड है या हेड है उनको देना। और उसमें उन लोग का ही जिम्मेदारी होता है कि बजट बनाना, बजट पे कंट्रोल रखना। तो ये अकाउंट्स टीम का वर्क होता है। ओके। फिर एक टीम होता है जो टैक्स टीम होता है। टैक्स टीम क्या करता है, उसका बेसिक काम होता है रिटर्न लगाना, वो एकदम बेस लेवल जॉब है। उसमें जीएसटी रिटर्न लगाना या टैक्स रिटर्न लगाना, ये एकदम स्टार्टिंग जॉब होता है। जहाँ पे अकाउंट्स ख़त्म होता है वहाँ पे टैक्स चालू होता है। अब उसके बाद आप समझो कि असली काम जो वहाँ पे होता है वो होता है स्क्रूटनी आ गया, अगर इनकम टैक्स की तरफ से, जीएसटी की तरफ से कोई चिट्ठी आ गया तो उसको रिप्लाई करना। फिर उसके कोई केस हो गया तो अपील करना, या फिर मान लीजिए कोई अपने आप को रिप्रेजेंट करना हियरिंग्स में, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसके प्रिपरेशन करना। और उसके अलावा उसकी प्लानिंग करना, टैक्स की प्लानिंग होती है कि किस तरीके से अकाउंट्स को सजाया जाए, किस तरीके से किस ट्रांजैक्शन को किया जाए जिससे टैक्स का इम्पैक्ट कम आए, जिसको अपने टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं, इसको अदरवाइज टैक्स प्लानिंग भी बोलते हैं। तो कोई नया बिजनेस चालू होता है तो उसमें जीएसटी का प्लानिंग करना पड़ता है, कि इनकम टैक्स का भी प्लानिंग करना पड़ता है। तो टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स कंप्लायंसेस के साथ साथ यू कैन से क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग हो गया, कंप्लायंसेस हो गया, और ये केस प्रेजेंटेशन या सर्च सीजर, ये सब के ऊपर प्रेजेंटेशन करना। तो ये तीसरा डोमेन हो गया, ठीक है। चौथा डोमेन हो जाता है, जैसे किसी को मान लो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम को सीखना है जिससे कि वो उसको लेकर आगे फ्यूचर जॉब भी कर सके या फिर आगे अपना बिजनेस भी कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बेगूसराय में समझ में आ रहा है कि यार कंस्ट्रक्शन का धंधा हमको अगर करने मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ओके। बट कंस्ट्रक्शन का धंधा सीखना तो पड़ेगा ना। रियल एस्टेट आज भी वर्ल्ड में सबसे प्रेफर्ड एसेट है पूरा वर्ल्ड में। इंडिया का छोड़ दीजिए, पूरा वर्ल्ड में मोस्ट प्रेफर्ड एसेट रियल एस्टेट है। अब रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है वो रियल एस्टेट का एक विंग है। मतलब रियल एस्टेट बहुत बड़ा विंग होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन एक विंग है, जैसे लैंड एक्विजिशन दूसरा विंग होता है। तो अब कंस्ट्रक्शन विंग पे आपको काम सीखना है, तो कंस्ट्रक्शन सीख जाओगे तो लैंड एक्विजिशन धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। वो उसका एडवांस लेवल है, लैंड एक्विजिशन बेसिक लेवल नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाला फर्स्ट लेवल है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम पकड़ लो, और वहाँ पे जितना साइट पे खड़ा होके माल बेचना है, तो काम करवाना है, तो अकाउंटिंग, तो बजट, सब कुछ समझो वहाँ पे। अगर आप 5 साल वहाँ रगड़ लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन का काम हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ तो x का 2x 4x होता रहता है हर समय। तो आपको वैसा कंपनी खोज के वहाँ पे काम करना है कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा आइडिया है। अब आप सोचेंगे कि मेरे को धंधा करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके ये भी समझोगे कि बिना कैपिटल के कैसे काम हो रहा है। अच्छा। जरूरी नहीं तो हर धंधा में कैपिटल चाहिए। तो वो आपका सोच होना चाहिए, हाँ मेरे को ये करना है, लगेगा क्या वो बात का चीज़ है, सीखना क्या उसके हिसाब से जाना है। अब किसी को है कि नहीं मेरे को आगे जाकर ये सब में नहीं, मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग या नॉर्मल मार्केटिंग सेल्स में इंटरेस्ट है। तो अभी क्या ना, जैसे मान लीजिए आप सीए कर रहे होते तो आपके पास इतना ऑप्शंस नहीं होता। सीए कर रहे होते तो आपको झक मार के सीए फर्म में ही करना है, तो सीए फर्म में जो काम होता है वही करना पड़ेगा। यहाँ पे सीए में होने से आपको एडवांटेज है कि आप इतना सोच सकते हो, सीए में इंस्टीट्यूट अलाउ करता है। तो आप एकदम को मार्केटिंग वगैरह सेल्स वगैरह सीखना है तो मार्केटिंग सेल्स रिलेटेड कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जाके आप काम कर सकते हो। आपको उसमें कल को 5 साल काम कर लिया तो जॉब है, अपने बात अपना कुछ करना है तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा कि आप घर बैठे बेगूसराय से बैठे बैठे इंटरनेशनल का काम कर रहे होंगे तो बड़ा बात नहीं। वहाँ पे एजेंसी खोल लिया, वहाँ पे और 4 लोग को अपने जैसे तैयार कर लिया, हो गया तुम्हारा काम। तुम कलकत्ता भी आके करना चाहोगे तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीखने से फ़ायदा क्या है कि क्लाइंट जो होता है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड का हो सकता है। हाँ। तुम फेसबुक और यूट्यूब से मार्केटिंग कर करके स्टूडेंट्स ला सकते हो, मतलब स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ मैं, अपना क्लाइंट ला सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आप कहीं से भी अपना क्लाइंट ला पाओगे
और वो कला डिजिटल मार्केटिंग में सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है ही वो सीख, अगर उस फर्म में काम किया तो किसी के लिए वही काम कर रहे हैं, तो जब अपना करना होगा तो अपने लिए वो काम कर लेंगे। हाँ, उस फील्ड में मैं कर भी रहा था पहले। तो उस फील्ड में आप जाके और अपने आप को एक्सेल कर सकते हो ना। तो ऐसे ये एक मिडिल विंग हुआ। फिर बहुत लोग एक अब सीएमए को ये सोचते हैं कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करें, हम लोग बजटिंग करें, तो कॉस्ट रिलेटेड स्पेसिफिक काम भी होता है। तो उसके लिए आपको कोई मान लो ऐसी कंपनी खोजनी पड़ेगी जहाँ पर कॉस्ट रिलेटेड ही काम आपको दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो वो तो अभी तक लिख लिख के कर रहे हैं, स्टेटमेंट बना के कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में वैसे नहीं होता। रियल वर्ल्ड में एक ऐसा एक्सेल शीट बनता है जिसमें सिर्फ रॉ मटेरियल का डिटेल्स डालते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ क्या रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत वो इनपुट जैसे होता है ना, केजी डाल दिया और मान लो आपने आवर्स ऑफ वर्क डाल दिया तो ऑटोमेटिक कॉस्ट निकल के आता है। ओके। तो वो शीट बनाने पे काम करना होता है, मॉडल बोलते हैं उसको, मॉडलिंग करने पे काम करना होता है। और फिर ये देखना पड़ता है एक्चुअल में भी वो वैसा ही है कि नहीं है। तो एक्चुअल रिकॉर्ड्स भी ला के उस शीट से कंपेयर करना पड़ता है। तो आपको कॉस्टिंग में इंटरेस्ट आता है तो वहाँ पे काम करोगे। फिर कुछ लोग है ना टेंडर पे बहुत काम करते हैं। तो टेंडर पे कैसे होता है, देर आर मेनी कंपनीज विच खाली टेंडर भरती रहती है दूसरे दूसरे गवर्नमेंट्स के वर्क का, और उसमें उसको जब टेंडर मिल जाता है तो वो टेंडर का काम खुद नहीं करती है, वो आउटसोर्स करती रहती है। मान लीजिए आपने मनीष मिश्रा एंड कंपनी करके एक फर्म खोल दिया और आप टेंडर भरते रहते हैं हर जगह। जहाँ मिल गया आपका इतना सॉलिड नेटवर्क है कि आप किसी को भी वो काम देके करवा लेते हैं अपने ब्रांड में। तो नॉर्मली वो लोग जनरल ऑर्डर्स एंड सप्लायर्स माने जाते हैं। कई बार आप देखना कई फर्म के नीचे लिखा हुआ रहता है जनरल ऑर्डर सप्लायर्स। जनरल ऑर्डर सप्लायर मतलब जो ऑर्डर मिल जाएगा वो हम सप्लाई कर सकते हैं। वो जूता से लेकर आप पिन से लेकर पहाड़ तक दे दीजिए, हम सब सप्लाई करेंगे। हर चीज में सिर्फ कमीशन बीच का जो भी तो टेंडर भरने में मेहनत लगता है तो वो आदमी लोग जनरली भर नहीं पाता है। तो कुछ फर्म ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ टेंडर पे काम करते हैं। तो अभी बीच में ऐसा एक स्टूडेंट था, उसको वो बोला है कि सर मेरे को तो बैठा दिया खाली टेंडर भरने के लिए, मेरे को एकदम बोरिंग लगता है, मैं नहीं करूँगा ये काम। बट जरूरी नहीं है ना उसको बोरिंग लग रहा है, आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। क्या बता रहे भैया, ये तो नया चीज़ सिखा रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है। ऐसे ऐसे काम मिलता है। और टेंडर में जो बहुत काम किया हुआ होता है ना, उसको आगे जाके कल को जॉब करना है तो पीएसयू में एक बेसिक कमेटी होती है जिसका नाम है टेंडर कमेटी, क्योंकि सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो टेंडर पे चलता है। तो हर पीएसयू में टेंडर कमेटी होती है। तो टेंडर का आप जब बोलेंगे मेरा सीवी में इतना मैं टेंडर में काम किया हुआ हूँ, तो टेंडर कमेटी में ले इसको, इससे बढ़िया कौन जानता होगा। तो को लोग क्या चाहता है कि हमारा डिपार्टमेंट में ये कहाँ फिट होगा, तो आपको शायद पता चला उससे आप फिट हो जाए। फिर और एक एरिया है, जैसे आपको लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, मैं वेल्थ सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, तो आप कोई ऐसे जन के साथ जुड़ेंगे, आप कोई कंपनी या फर्म के साथ जुड़ेंगे जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, म्यूचुअल फंड कैसे चुनते हैं, और भी म्यूचुअल फंड के अलावा कितना प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो उस सेक्टर में आप अपना काम कर सकते हो। तो ऐसे मैंने आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिया, उसमें एक और एग्जाम्पल और जोड़ देता हूँ कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जुड़ सकते हो। यानी कि आप जैसे मान लीजिए एसजीसी इंस्टीट्यूट का पार्ट बन गए, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हम लोग जो बैक एंड में इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस मेहनत में साथ में जुड़ गए। अब इवेंचुअली कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको उसके बाद फिर हमेशा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही जाना है। ये आप मत सोचिएगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही जाना है तो इसलिए वहाँ पे काम करना है, ऐसा नहीं होता। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी काम करके कहीं और भी जा सकते हैं। जहाँ आप जाना है फिर उसके लिए थोड़ा सा और तैयारी करना पड़ेगा। कल को आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम किए, उसके बाद आप सोचोगे कि मेरे को इनकम टैक्स का कोई जॉब मिल जाए, तो वो मैच नहीं करेगा ना। तो आपको इनकम टैक्स का थोड़ा कुछ और काम भी करके फिर जाना पड़ेगा। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम किए, फिर आप सोचोगे हमको स्टॉक मार्केट वाला रिलेटेड कोई फर्म में जॉब मिल जाए, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा।
समझ गए? तो आपको थोड़ा सा कुछ और स्टॉक मार्केट का एड ऑन करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ जा पाओगे। तो आप कभी भी एक फील्ड से अगर फ्यूचर, सेम फील्ड में ही फ्यूचर बनाना चाहते हो तो वो तो बहुत इजी, अच्छा है, अभी से सोचना बहुत अच्छा है कि वहीं से आर्टिकलशिप कर लें। और अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं है फ्यूचर क्या होगा अभी, बट अभी एक जगह इंटरेस्ट आ रहा है तो वहाँ घुस जाओ। और अगर आपको लगता है कि मैं अभी ये कर लेता हूँ क्योंकि अभी यही मिल रहा है, बाद में स्विच कर लूँगा, तो स्विच करने के समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसे फील्ड चुनना है, और ये सीएमए इंस्टीट्यूट का ही ब्यूटी है कि आपको इतना ऑप्शन मिलता है। इधर सीए फॉर्म होता तो, सीए कर रहे होते तो कुछ ऑप्शन नहीं था आपके पास, जो सीए फॉर्म में हो रहा है वही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अपने पास इतना ऑप्शन है, तो यू शुड फाइंड आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, डिस्कस विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और वट एवर, जस्ट सिट डाउन विथ योर सेल्फ, राइट ऑन अ पेपर एंड थिंक कि यस ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, तो ऐसे जब एक सिलेक्ट हो जाए एक फील्ड, तो उसके बाद आपको चुनना है सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर में क्या चुनना है कि अब मैं यहाँ पर जब फील्ड डिसाइड कर लिया तो मैं किस तरह का कंपनी में जाऊँगा। किस तरह का कंपनी मतलब कि मैं गवर्नमेंट का कंपनी में काम करूँगा, कि मैं कोई मल्टीनेशनल में करना चाहूँगा, कि मैं स्मॉल मीडियम में करूँगा, कि मैं कोई फर्म में करूँगा। अब ये चुनते कैसे, सोचो। नॉर्मली लोगों का एस्पिरेशन होता है कि मेरे को मल्टीनेशनल में जाना, बट खाली मल्टीनेशनल में जाने से सब कुछ सीखेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। आपको उसको भी कनेक्ट करना होगा। अगर आपका फ्यूचर ये है कि आपको फ्यूचर में जॉब मल्टीनेशनल में करना है तो मल्टीनेशनल में ही हाथ पैर मारना चाहिए। अगर आपका फ्यूचर ये है कि मेरे को पीएसयू में जॉब करना है सीएमए बनने के बाद, कि मैं पीएसयू में ही काम करूँगा, तो पीएसयू में ही हाथ पैर मार के वहीं आर्टिकलशिप लेना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वहाँ तो वैकेंसी नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है। तो अगर वहाँ टाइम लग रहा है तो तब तक के लिए खाली नहीं बैठना चाहिए, तब तक के लिए जहाँ मिले वहाँ घुस जाना चाहिए, और वहाँ पे लॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। वहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपके यहाँ 15 महीना करूँगा और फिर 2 महीना बाद भाग गए। तो वहाँ पे यही बोलना चाहिए मैं 3 महीना के लिए आया हूँ। तो तब तक आप कहीं पे भी कुछ तो करो, खाली बैठने रहने से तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, तब तक आप बोलेंगे हम पढ़ाई कर लें, तो पढ़ाई करते करते अगर आपको काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट नॉर्मली क्या होता है, मिलता नहीं है। जिस चीज़ के पीछे लगता है वही मिलता है। आप काम खोजेंगे तो काम मिल जाएगा, पढ़ाई खोजेंगे तो पढ़ाई मिल जाएगा। दो नाव पे सवार रहेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा, ना पढ़ाई में दिल लगेगा ना काम में मन लगेगा, ना काम मिलेगा आपको ठीक से। तो नियम के हिसाब से जल्द ये फिगर आउट कर लो क्या करना है, और उसके हिसाब से फिर अगर पीएसयू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको एमएनसी मिल जाए बहुत अच्छी बात। अगर दोनों में नहीं जाना है तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी एक बार चले जाना है जहाँ मिल रहा हो, नियरेस्ट डियरेस्ट, और शॉर्ट कमिटमेंट देकर। ठीक है, सामने वाले को भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे सोचो कि अपना फर्म खोलना है, तो अपना फर्म खोलना है ना, तो सीए फर्म या सीएमए फर्म में ही काम करना है। अगर अपना फर्म खोलना है तो फर्म क्या करेगा, फर्म करेगा अकाउंटिंग सारा, फर्म करेगा ऑडिट, फर्म करेगा टैक्स। तो अब एक ही सीए फर्म में आपको तीनों काम मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। एक ही सीएमए फर्म में तीनों काम मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, बट आपको जहाँ मिलेगा वहीं जाना पड़ेगा। जिस भी डोमेन में आ जाए हाथ अच्छा है, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ सिखा रहा है तो अपना स्पीड बढ़ाओगे और कैचअप करोगे तो शायद वो आपको दूसरा डोमेन भी दे देगा। बट आपको एक जगह ही तीनों प्रकार का काम 100% नहीं मिलता है। कभी कभी कोई फॉर्म बड़ा होता है इतना तो मिल जाता है, तो आपको सब जगह डालेगा नहीं, कोई एक जगह डालेगा आपको। तो ये हुआ आपका सीए सीएमए फॉर्म का बात। चौथा, आपको लगता है कि मेरे को अपना बिजनेस करना है। अपना अगर कुछ बिजनेस करना है तो
मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एसएमई ही में ही जाना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में ही जाना, ओके। चाहे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट फर्म हो, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन का कंपनी हो, बट जाना ऐसा जगह जो छोटा हो, ओके। क्योंकि धंधा जो होता है ना वो छोटा से होता है। तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि छोटा से धंधा शुरू कैसे करते हैं, और वहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे एक आदमी सारा काम करता है, वहाँ पर लिमिटेड लोगों से बिजनेस कैसे चलता है। अगर अपना कुछ सीखना है तो वहाँ पे जाके ऐसा सोचना है कि मेरे को वहाँ के बॉस के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, उनके आने के पहले आना है, उनके जाने के बाद जाना है, उनका सारा काम अपने हाथ में ले लेना है। तब वो आपको दिल से सिखाएंगे, तब आप उस लेवल से रेडी हो पाएंगे कि आप अपना भी कभी कुछ कर पाएंगे। और कभी कभी बॉस को जम जाता है तो वो बॉस तो आदमी खोजते ही रहता है अपना, वो आपको उसमें साथ में इंक्लूड भी कर लेता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। तो ये इसका मैकेनिज़्म है चूज़ करने का। अब ये पूरा एक थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें समय देना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे कहाँ खड़ा होऊंगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। पीएसयू से पीएसयू लिंक कर लीजिए, है ना। जॉब, मल्टीनेशनल जॉब से मल्टीनेशनल जॉब लिंक कर लीजिए। अब दोनों मिलना टफ है, इजी नहीं है। तो क्या करना है, तब तक जो मिल जाए, अगर समय बिताना नहीं, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐड ऑन करते रहना है। और ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट देना नहीं कि 3 महीने का कमिटमेंट है, तब तक खाली बैठे रहना, खाली कि हम बैठे हैं घर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। करेक्ट। और अगर लग रहा है अपना फर्म वर्म खोलना है तो क्या करना है, तो फिर कोई सीए फर्म या फिर सीएमए फर्म। कई बार ऐसा भी होता है कि सीए सीएमए फर्म में भी शॉर्ट पीरियड का काम मिल जाता है, क्योंकि सीज़न आता है उनका, तो सीज़न में उनको 3 महीना 6 महीना के लिए आदमी चाहिए होता है। आप 3-6 महीना का कमिटमेंट देकर अगर वहाँ करके फिर कहीं पीएसयू वगैरह में अप्लाई करते हो, तो एमएनसी में अप्लाई करते हो, तो वो देखता है कि अगले को एक्स्ट्रा क्या आता है, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेकर भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, ऐसा भी होता है। बट अगर बिजनेस का मेंटेलिटी है तो ये सब नहीं चलेगा। ये बिजनेसमैन क्या करता है, सीए को रख लेता है, सीएमए को रख लेता है, उसका स्कोप अलग होता है, उसको बहुत चीज़ हैंडल करना पड़ता है। वो आप ना पीएसयू में सीख पाइएगा, ना एमएनसी में सीख पाइएगा, और ना आप सीए फर्म में सीख पाइएगा। उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल सीए फर्म होते हैं जो आपको उस तरह से रेडी कर ले, अलग बात है। बट वो सीए फर्म बंद के लिए रेडी करेगा, बिजनेस के लिए रेडी नहीं करेगा। अब इसके ऊपर भी एक आता है कि अब हम जब सोचे तो मतलब सैलरी कितना मिलना चाहिए मेरे को, उसके हिसाब से भी आदमी सोचता है बहुत बार। यस। उनको ये लगता है कि मेरा सैलरी थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो और अच्छा है। तो मेरा ये एक टिप है आप लोगों को कि प्लीज़ जब आप इंटर्नशिप में जा रहे हो ना, तो सैलरी पार्ट को इग्नोर कर दीजिए। आपका बेस्ट इंटर्नशिप ऑफ लाइफ वहीं पे हो सकता है जहाँ पे सैलरी आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप सैलरी सोचने लगेंगे तो इंटर्नशिप अच्छा होगा नहीं, क्योंकि सामने वाला फिर क्या करेगा, वसूल करेगा तुमसे। और जब आप सैलरी छोड़ देंगे ना, तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये तो मेरे से कुछ ले नहीं रहा है। यस। ठीक है, तो इसको और दो। और ये लॉ ऑफ गिविंग हमेशा चलता है। तो आप जहाँ मांग लेंगे कि हमको 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, ठीक है, और नाप तोल के आप सर्विस देंगे, तो 10-15 पे नॉलेज रह जाएगा। ओके। और जब आप बिना मांगे बोलेंगे हमको कुछ चाहिए नहीं, आपको जो सही लगे आप दे दीजिएगा, हमको तो बस आपसे सीखना है, तो वो आपको लाखों लाखों का ज्ञान देते जाएगा, जो नॉर्मली वो किसी को नहीं देता। ओके। तो बगल में बिठा के रखेगा आपको। तो ये फ़ायदा अगर लेना है तो सैलरी पार्ट को इग्नोर करके आपको इंटर्नशिप पे फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर फैमिली में ऐसी मजबूरियां हैं
जहाँ पर वो मनी के बिना फैमिली नहीं चल सकता, आपका अपना रहने का खर्चा ही नहीं निकल सकता, तो एक अलग एस्पेक्ट है। बट Yes. आपको शिद्दत वैसी रखनी है जैसे कि आप उसका 10 गुना मेहनत करने रेडी है, तो रिजल्ट मिलता है। यस। क्लियर हुआ आपका क्वेरी? हाँ सर, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसा आपने बताया कि पहले तो खुद को समझना है कि क्या करना है। हाँ, फ्यूचर गोल अगर सेट हो जाएगा तो फिर उसको ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा कि ओके, तो उसका Yes. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। वेरी गुड, यस। तो उस हिसाब से फिर सोच के और फिर डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, तो अभी इसका फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ से स्टार्ट। वेरी नाइस। एक लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूं कि आप ये समझ लेना दोस्तों कि इंटर्नशिप जो होता है ना, वो मेक और ब्रेक होता है। ओके। ये जो एग्ज़ाम है हम लोगों का, इसमें अटेम्प्ट लगना बहुत नॉर्मल है। आई विल से कि 100 में 90% से ऊपर लोग का अटेम्प्ट लगता है। यस। ठीक है। और जब आगे जाकर कभी जॉब करने की बात आती है तो शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंपस वगैरह में या कंपनी में। आप जब अप्लाई करोगे तब एक वैकेंसी पे 100 CV आए हुए हैं। यस। ठीक है। इनिशियल लेयर में बहुत CVs आते हैं, तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेगा। क्या चीज़ पे शॉर्ट लिस्ट करेगा? रैंक होल्डर है कि नहीं। ओके। दूसरा शॉर्ट लिस्टिंग करेगा सिंगल अटेम्प्ट पास है कि नहीं। तीसरा शॉर्ट लिस्ट करेगा 60% से ज़्यादा मार्क्स आया है कि नहीं आया। चौथा शॉर्ट लिस्टिंग करेगा कि 10, 12 BCom और ये CMA सब में 60% से ऊपर आया कि नहीं आया। तो उन लोग का शॉर्ट लिस्टिंग मैकेनिज्म है कि कैसे बेस्ट बच्चा निकल आया हाथ में, फिल्टर आउट करना। अब एक चीज़ और बताते हैं, ये सारा शॉर्ट लिस्टिंग एक तरफ है और दूसरा शॉर्ट लिस्टिंग है कि इसको काम आता है कि नहीं आता। ओके, नॉलेज। तो अगर यहाँ पर आप मेरा बेस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो और दूसरे तरफ आप ऐसा कैंडिडेट हो जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है काम का, तो हम बोलेंगे भाई रैंक गया तेल लेने, ये ले ले। करना तो एक काम ही है। तो ऐसे हमारे एक स्टूडेंट थी, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी है, यास्मीन अख्तर का। वो लड़की एक एक ग्रुप करके एग्ज़ाम दी, ठीक है, और उसका जब कैंपस से जॉब लगा और ऑल इंडिया हाईएस्ट पैकेज लगा था 22 लाख का। ओके। किस बेसिस पे लगा? क्योंकि उसका जो काम था उसने समय व्यतीत नहीं किया, काम बहुत किया। इंटर पास होने के बाद फाइनल के लिए हड़बड़ाया नहीं, काम पे ध्यान दिया और धीरे धीरे फाइनल पास किया। तो वो अच्छे से CV में सजा के भी रखी, तो CV क्लिक हो गया उसका। ओके। तो काम आपको मेक और ब्रेक कर सकता है। ठीक है। तो डमी तो एकदम भी सोचना ही मत आप लोग। जी। बहुत लोग कोशिश करते हैं डमी जुगाड़ करके पढ़ लेंगे और कुछ हो जाएगा। सोचना ही मत और दिल लगा के काम करना। सोचना यहाँ से फ्यूचर बनना शुरू हुआ है। यस। ठीक है, चलो गाइस, आप लोग को भी इंफॉर्मेशन मिला होगा। एक बार में पूरा वीडियो समझ में आता नहीं है, वापस से स्क्रॉल करिए और सारा पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए और उस हिसाब से सोचिए और फिर आगे बढ़िए। हमारे और भी इंटरेक्शन वीडियोस आते रहते हैं, आप उनको भी सुनते रहिए। स्पेशली हमारे कुछ अभी वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं जो पास आउट स्टूडेंट्स के साथ हैं, आप उनको ज़रूर सुनिएगा। एक वीडियो है CMA चिराग अग्रवाल के साथ जो दुबई में काम कर रहे हैं, उनका भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो आपको बताएंगे कि उनको दुबई के पहले जो काम मिले वो कैसे कैसे मिले थे और कैसे कैसे सफलता की सीढ़ी वो चढ़ते चढ़ते दुबई जाके आज काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं, फिलहाल आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष। सर।